एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज से ही हम लोग हमारे चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, जो आप लोगों की रीट पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में आप लोगों को जिसका एग्जाम देना है उसकी प्रिपरेशन हम लोग साइंस की आज से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 होने वाला है और आज का हमारा टॉपिक है वो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो सोर्स होता है वो हमेशा से ही एनसीईआरटी बुक है, लेकिन ये जो टॉपिक है यानी कि अब जो ये आप लोगों के जो एग्जाम होगा थर्ड ग्रेड का, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोगों के आरबीएससी में से भी पूछी जाती है ना। टोटल आप लोगों के 32 पेजेस की ये पीडीएफ है ये, और ना इसकी जो सोर्स है इस पीडीएफ को बनाने का वो एनसीईआरटी और साथ ही साथ आरबीएससी की बुक्स को भी मैंने इंक्लूड किया है। और ये जो क्लासेस है वो 6 से 12th तक की एनसीईआरटी और आरबीएससी को कंप्लीट करते हुए मैंने नोट्स बनाए हैं। और 32 पेजेस की ये पीडीएफ है। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम अपने मुख द्वारा भोजन का ग्रहण करते हैं। पता है कि हम अपने मुख के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करते हैं, इसको पचाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको मल के रूप में हम हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी कि भोजन का पाचन होता है वही पाचन तंत्र द्वारा होता है, यानी कंप्लीट पाचन तंत्र मिलकर क्या करता है, भोजन का पाचन। अब ये पाचन तंत्र की ड्राइंग है, सबसे पहले तो आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए, ये कंप्लीट इसकी ड्राइंग है। इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो देखिए ऊपर की तरफ क्या होता है, मुख होता है। अब ये जो मुख होता है वो मुख गुहा के अंदर होता है और ये जो लंबी नली है इसको हम लोग ग्रसिका बोलते हैं और जीभ जो हमारी होती है उसी को हम लोग जीवा बोलते हैं। इसके अलावा हमारे मुख के अंदर जो होती है वो लार भी होती है, जीभ होती है, दांत होते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। उसके अलावा जैसे ही हम लोग भोजन यहाँ से लेते हैं जीवा के माध्यम से और हमारा भोजन जो होता है वो मुख में जाता है और ग्रसिका होती है ये लंबी नली, ग्रसिका के माध्यम से भोजन जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ से भोजन होते हुए हमारे इस वाले पोर्शन में आता है जिसको हम लोग अमाशय या फिर पेट बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो देखिए ये जो चीज़ दिख रही है इसको हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम जो होता है वो हमारी श्वसन की क्रिया में हेल्प करता है। ये वाली जो चीज़ आप लोगों को दिख रही है ये डायाफ्राम है। उसके अलावा आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को छोटा-सा दिख रहा है ये आप लोगों का पित्ताशय होता है जहाँ पर पित्त का भंडारण होता है। और ये जो नली होती है, ये वाली नली आप लोगों को दिख रही है ये पित्त नली होती है, ठीक है? उसके अलावा अगर ये वाला कंप्लीट अगर हम लोग पोर्शन देखें तो ये आप लोगों का यकृत होता है। ये वाला पोर्शन देखें तो ये आप लोगों का अग्नाशय है। उसके अलावा यहाँ पर जो बीच में आप लोगों को दिख रही है ये छोटी आंत और ये जो साइड में आप लोगों को दिख रही है ये जो होती है वो कंप्लीट बड़ी आंत होती है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये परिशेषिका होती है और यहाँ की तरफ जो होता है वो मल त्याग करते हैं, इसको हम लोग गुदाद्वार बोलते हैं। तो कंप्लीट 1 बाय 1 हम एक-एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आगे देख लेते हैं, पाचन के दौरान पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के द्वारा एंजाइम उत्पन्न करते हैं। भाई जो पाचन के विभिन्न अंग होते हैं उनके द्वारा एंजाइम उत्पन्न किए जाते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों को विभिन्न प्रकार की शर्करा, वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्लों में बदल देते हैं। क्या बोला है कि विभिन्न प्रकार की शर्करा जो होती है वो वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया यानी कि भोजन को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है वो अंतःकरण कहलाती है। आगे देखेंगे हम लोग के एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो जैविक पदार्थ होते हैं जो शरीर में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। भाई जैविक पदार्थ है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उत्प्रेरक, अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं उन अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। जैसे एंजाइम की बात करें तो एंजाइम स्वयं क्या करते हैं, स्वयं पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन पाचन की क्रिया में हेल्प करते हैं, वही उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइम का काम भी उत्प्रेरक का होता है। फिर ये विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न होने की दर को जो होती है वो तीव्र कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं। ये केवल उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां से ये उत्पन्न होते हैं, यानी जहां से ये उत्पन्न हुए वहीं पर केवल ये कार्य करते हैं, अन्य किसी स्थान पर ये काम नहीं करते। आगे हम लोग देखेंगे पाचन यानी डाइजेशन क्या होता है।
जटिल खाद्य पदार्थों को पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। कहने का मतलब है कि जटिल पदार्थों को सरल पाचक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन तंत्र मुख्य गुहिका से प्रारंभ होता है और गुदा तक चलता है, जिसकी ड्राइंग हम लोगों ने देखी। पाचन की प्रक्रिया जो होती है वह एक भौतिक, रासायनिक व जल अपघटनीय प्रक्रिया होती है। मानव का पाचन तंत्र की उत्पत्ति उत्पत्ति एक्टोडर्म व एंडोडर्म दोनों से होती है। ये बात याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मानव के पाचन तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो एक्टोडर्म व एंडोडर्म दोनों से होती है। पाचन तंत्र में निम्न अंग व पाचन ग्रंथियां सम्मिलित होती है, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं, साथ ही साथ पाचन ग्रंथियां भी होती है। सबसे पहले अंग देखेंगे, मुख होता है सबसे पहले, फिर आती है ग्रसनी, फिर आती है ग्रसिका जिसको हम लोग ग्रास नली के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है आपका आमाशय, छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। फिर आ जाता है बड़ी आंत जहां पर जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है, और फिर आ जाता है मल द्वार। ये तो हो जाते हैं कुछ ऑर्गन्स। और पाचन ग्रंथियां होती है जिसमें लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, तीन ग्रंथियां होती है पाचन तंत्र की। ये तीनों ग्रंथियां जो होती है वो पाचक रस का स्त्रवण करती है। पाचक रस क्या करता है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का काम करता है। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुख, यानी कि मुख गुहिका। भोजन का अंतःग्रहण जो होता है, यानी भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया जो होती है वो मुख द्वारा होती है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। मुख का आकार कटोरे नुमा होता है और मुख जो होता है वो मुख गुहिका में खुलता है। आगे हम लोग देखेंगे भाई मुख होता है तो मुख के अंदर होठ भी होते हैं, भाई माउथ होता है, वहां पर होठ होते हैं। होठों पर लोबेलियल लेबियल ग्रंथियां पाई जाती है जो होठों को नम बनाए रखती है, होठों को सूखने नहीं देती। कौन सी ग्रंथियां होती है? लेबियल ग्रंथियां। आगे देखेंगे तालू के आगे की तरफ, तालू यानी कि हमारा जो तलवा होता है उसके हम आगे की तरफ, अंदर की तरफ, यानी मुख के अंदर की तरफ देखें तो वी आकार की एक कोमल संरचना जिसे कि यूवुला कहते हैं। हम देखते हैं ना, हम जब अपना मुंह खोलते हैं तो हमको मतलब ये जो गला होता है, गले में एक लटकती हुई संरचना दिखती है, वो यूवुला होती है। यह यूवुला क्या करती है? भोजन को नासा गुहा में, यानी नाक के अंदर नहीं जाने देती है, नासा गुहा में जाने से रोकती है। ये तो हो जाता है मुख। दूसरा हम लोग देखेंगे जीभ, यानी कि टंग। मुख होता है, मुख में पहला पार्ट कौन सा है? जीभ, है ना। तो जीभ की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। जीभ एक मांसल संरचना यानी मांस से बनी हुई होती है। इस पर स्वाद अंकुर होते हैं, हम लोगों को स्वाद आता है जीभ के माध्यम से। जीभ का आगे का भाग जो होता है, ये देखिए, ये जो जीभ है, इस जीभ के आगे का भाग मीठे मीठे का स्वाद का अनुभव कराता है। पीछे का भाग जो होता है वो कड़वे का अनुभव कराता है। मध्य के जो किनारे होते हैं, ये वाले किनारे, बीच के किनारे, ये खट्टे का, और आगे के जो किनारे होते हैं वो हम लोगों को नमकीन का स्वाद कराने का काम करते हैं। आगे देख लेते हैं जीवा, यानी कि जीभ जो होती है वो मुख गुहा के पृष्ठभाग से आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। जीवा का अग्र भाग, आगे का भाग स्वतंत्र होता है और पश्चिम भाग हॉइड हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। पीछे का भाग, जीवा के पीछे का भाग जो होता है वो हॉइड हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। जीभ स्वाद का पता लगाने, भोजन को निगलने, बोलने, भोजन को मुख में चलाकर उसमें लार मिश्रित करने का काम करता है। उसके अलावा एक नोट पॉइंट की, जीभ हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे दांतों की संरचना। दांत जो होते हैं वो मसूड़ों में स्थित होते हैं। मसूड़े व दांतों की इस स्थिति को हम लोग गर्त दंती कहते हैं। मानव में द्विबार दंती व्यवस्था होती है, यानी मानव में दो बार दांत निकलते हैं, एक तो दूध के दांत और दूसरा होता है हमारे स्थायी दांत। दांत का सफेद बाहरी आवरण जो होता है वो इनेमल कहलाता है। इनेमल के निर्माण को एनिमोब्लास्ट कहते हैं। इनेमल यानी कि इनेमल या एनिमल बोलो, या मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसकी ड्राइंग देख लेंगे। देखिए, ये जो है वो दांतों की व्यवस्था है। यहाँ पर अगर आप लोग आगे के चार दांत देखें तो वो कृतनक दांत होते हैं। पीछे का एक एक, आगे उसके आगे के एक एक दांत तो हृदनक होते हैं। उसके आगे के और दो दो दांत जो होते हैं वो अग्र चवर्णक होते हैं, और उसके आगे के जो तीन तीन दांत होते हैं वो चवर्णक होते हैं। इस तरीके से मनुष्य में टोटल बस 32 दांत पाए जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके सब देखेंगे आगे क्या कैसे पूरा होता है। दांत की उत्पत्ति जो होती है वो एक्सोमेसोडर्मल से होती है। मनुष्य में दो तरीके के दांत होते हैं, दूधिया जिसको हम लोग अस्थायी दांत भी बोलते हैं, जो बच्चों में होते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। आगे आता है स्थायी दांत। स्थायी दांत 32 होते हैं। वयस्कों में ये दांत पाए जाते हैं। स्थायी दांत जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला आता है आप लोगों के कृतनक, इंसीजर, हृदनक, सीजर, अग्र चवर्णक प्री मोलर और चवर्णक मोलर।
कृतनक का काम क्या होता है? इंसीजर का, यह काटने और कुतरने का काम करता है। हृदनक यानी कि सीजर क्या काम करता है? ये चीरने फाड़ने का काम करता है। और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें हृदनक दांत ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि ये मांस को चीरते फाड़ते हैं। फिर आता है अग्रचवर्णक प्री मोलर और चवर्णक मोलर, ये दोनों जो होते हैं वो चबाने का काम करते हैं। दंत सूत्र, टोटल 32 दांत कैसे बने? इंसीजर, सीजर, प्री मोलर और मोलर। नीचे भी ऐसे ही इंसीजर होते हैं 2, फिर आता है 1, फिर आता है 2 और फिर आता है 3। इस तरीके से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई 2 करते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर इंसीजर जो होता है वो ऊपर नीचे मिला के 4 हो जाएंगे। ऊपर ऊपर मिला के ऊपर जो होता है वो 4 और नीचे भी 4, 4 और 4 8। और यहाँ 1 1 लिखा हुआ है, इसको जैसे ऊपर है तो वो उसको भी मल्टीप्लाई और नीचे वाले को 1 को भी मल्टीप्लाई। फिर उसके आगे वाले जो दांत होते हैं उसको भी वापस से 2 से मल्टीप्लाई और नीचे से भी 2 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से टोटल आप करेंगे तो आपके दांतों की संख्या 32 दांत हो जाते हैं। आगे देखेंगे बच्चे का दांत, क्योंकि बच्चे में तो बच्चा जो होता है उसके अंदर केवल 20 दांत ही होते हैं, तो उसके अंदर जो होता है वो 2102 का सूत्र है। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दांतों की संख्या जो होती है वो 20 आ जाती है। हाथी के दांत जो होते हैं वो दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। तो उसका दंत सूत्र होता है 1 0 0 3। और फिर हम लोग 0 0 और 3 लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी संख्या जो होती है वो टोटल 14 हो जाती है। नोट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, हाथी की ऊपरी जो इंसीजर यानी कि जो कृतनक दांत होते हैं वो बड़े होते हैं। ये जो बड़े दांत होते हैं वो टस्क कहलाते हैं, जिससे बिलियर्ड गेंद बनाई जाती है। टस्क बोलते हैं इसके दांतों को, जिससे हम लोग बिलियर्ड गेंद, बिलियर्ड होता है गेम होता है, गेम खेलने के लिए होता है, उसकी हम लोग बॉल बनाते हैं। मनुष्य के दांत जो होते हैं वो गर्त दंती, क्योंकि वो गड्ढे में होते हैं, गर्त में होते हैं। द्विबार दंती होते हैं, द्विबार दंती इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे मानव शरीर में 2 बार ऐसे दांत होते हैं। और विषम दंती क्योंकि अलग अलग शेप और साइज में होते हैं। मनुष्य के दांत 2 मैक्सिला व मैंडिबल अस्थि से जुड़े हुए रहते हैं। ये याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं क्योंकि 2 बार आते हैं। मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं क्योंकि दांतों की संरचना अलग अलग होती है। दांतों का अध्ययन अध्ययन जो होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का मुख्य पदार्थ डेंटिन होता है। डेंटिन का निर्माण ओडोंटोब्लास्ट कोशिका के द्वारा होता है। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस तरीके से हमारा दांत वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स क्या होता है। यह तालू के पीछे होती है, एक कुप्पीनुमा संरचना होती है जो भोजन और श्वास दोनों का पथ होती है। आगे यह ग्रास नली में खुलती है। यानी कि ये मान लीजिए हम लोगों का मुख है, अब ये मुख जो है यहाँ से भोजन आएगा। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें, जैसे ये मुख है, ये यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से अगर भोजन आता है तो यहाँ पर एक नली होती है ना, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है वो ग्रसनी होती है और आगे जो होती है वो आगे चलकर अब ये जो होती है वो ग्रास नली हो जाती है। ठीक है, ये जो ग्रसनी होती है इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला आता है नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठग्रसनी, जिसको हम लोग अधोग्रसनी भी बोलते हैं। मुख ग्रसनी व नासाग्रसनी यानी ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों जहाँ पर मिलते हैं उसको कंठग्रसनी बोलते हैं। ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसको कंठग्रसनी बोलते हैं। फिर आता है आप लोगों की तीसरा ग्रास नली, जिसको ग्रसिका या भोजन नली या ईसोफेगस भी बोलते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी ड्राइंग देखेंगे। देखिए भोजन जो है, जैसे ये ऊपर की साइड में मुख है तो मुख से भोजन जो है वो यहाँ आएगा, भोजन आ रहा है, ग्रसिका में आएगा, ग्रसिका से क्रमाकुंचन की गति होती है, क्रमाकुंचन की गति के माध्यम से भोजन जो होता है वो नीचे आमाशय में आ जाता है। अब हम लोग इसकी डिटेल देखेंगे, ग्रास नली क्या होती है। यह एक संकरी पेशीय नली होती है जो 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और आमाशय में खुलती है। ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को क्रमाकुंचन गति प्रदान करती है। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों की एक संरचना जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, यह भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देती। ग्रास नली भोजन को लसलसा बनाती है, क्योंकि ग्रास नली में अनेक श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा स्त्रावित करके भोजन जो होता है वो आगे जाकर जब लार में मिक्स हो जाता है, ग्रास नली ग्रसिका तक आता है, तो उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। बोलस को क्या करती है? लसलसा बनाती है। आगे, ग्रसनी और ग्रासनाल में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। ग्रसनी और ग्रासनाल में किसी भी तरीके का कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली की दीवारें जो होती है उसके अंदर की जो स्तर होती है उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है जो भोजन को फैलने व सिकुड़ने में मदद करते हैं, जिसको हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन के कारण ही भोजन आमाशय में आता है। ग्रास नली व आमाशय के मध्य एक वॉल्व
स्फिंक्टर पाया जाता है जो भोजन को पुनः ग्रास नली में जाने से रोकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रास नली को भी डिटेल में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे आमाशय वाला पोर्शन, स्टमक, जिसकी ड्राइंग मैंने यहाँ बना रखी है। देखिए ऊपर से ग्रसिका है, ग्रसिका से भोजन आया। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो ये स्प्लिंटर यानी कार्डियक वॉल्व जिसको बोलते हैं। यहाँ पर 3 पार्ट है। देखिए ये जो आमाशय है ये इस तरीके से बना हुआ है। अब इस आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ये ऊपर वाला, फिर आता है बीच वाला और फिर होता है ये नीचे वाला। ऊपर वाला ये जो पोर्शन होता है वो कार्डियक का जठराग्रम भाग होता है। इस भाग द्वारा भोजन आमाशय में आता है और यहाँ पर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। बीच वाला भाग होता है मध्य का भाग, जिसको फंडस कहते हैं, फंडस बोलते हैं, और इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। नीचे वाला पायलरिक जिसे जठर निर्गमी भाग बोलते हैं, यह भाग छोटी आंत में, आगे चलकर ये भाग छोटी आंत में खुल जाता है, यानी इसके आगे की तरफ आगे छोटी आंत। आमाशय जो होता है वो थैलीनुमा संरचना होती है। 3 किलोग्राम तक भोजन ग्रहण कर सकता है, जे आकार का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय। आमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है और यहाँ क्रमाकुंचन की प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र हो जाती है। ग्रास नली जो होती है वो आमाशय में खुलती है और आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला आता है आप लोगों के कार्डिया का जठराग्रम भाग। यह आमाशय का बायां बड़ा भाग होता है, बायां भाग होता है। ग्रसिका व आमाशय का विभाजन करती है और आमाशय में अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। इसी भाग के माध्यम से भोजन जो होता है वो आमाशय में आता है। दूसरा आता है जठर निर्गमी यानी पायलरिक भाग। यह आमाशय का राइट साइड वाला पार्ट होता है। यह छोटा होता है और यह भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। फिर तीसरा देख लेंगे हम लोग फंडिस भाग। यह दोनों के मध्य का भाग होता है। आमाशय के चारों तरफ पेरिटोनियम का आवरण होता है। आमाशय की भीतरी दीवार जो होती है वो स्तंभाकार पेनिथिलियम से एपिथीलियम से बनी हुई रहती है। आमाशय की दीवारों से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व जठर रस निकलता है। जठर रस को आमाशय रस भी बोलते हैं। जठर रस में भोजन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन व रेनिन पाए जाते हैं। पेप्सिन व रेनिन किसमें होते हैं, तो जठर रस में। पेप्सिन व रेनिन को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही क्रियाशील करता है, यानी पेप्सिन और रेनिन को क्रियाशील करने का काम कौन करता है, तो वो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl भोजन को अम्लीय यानी कि एसिडिक बनाता है। इस प्रकार आमाशय में अर्धपचित भोजन जो होता है उसको काइम बोलते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि HCl जो होता है वो भोजन को एसिडिक बनाता है और आमाशय में जो अर्ध पचा हुआ, आधा पचा हुआ भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको काइम कहते हैं। आमाशय की आंतरिक सतह पर श्लेष्मा स्रावित करता है जो आमाशय के आंतरिक सतह की सुरक्षा करता है। आमाश पाचक रस जो जठर रस होता है वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करने का काम करता है। आगे देखेंगे आमाशय में HCl के कार्य हम लोगों से पूछा है। HCl क्या काम करता है, HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का काम करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। इसमें हम लोग एक एक करके आगे और थोड़ी डिटेल देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। जिसमें सबसे पहला आ रहा है पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय होता है, जो HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल जाता है जो सक्रिय होता है। यानी पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। फिर आता है प्रोरेनिन जो निष्क्रिय होता है, जो HCl की उपस्थिति में रेनिन में चेंज हो जाता है और वह सक्रिय होता है। रेनिन जो होता है वो दुग्ध प्रोटीन कैसीन का पाचन करके उसे पैरा कैसीन में बदल देता है। फिर आता है कैसीन के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग रेनिन एंजाइम वयस्क में सामान्यतः नहीं पाया जाता है, केवल बच्चों में होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो दूध का ग्रहण करते हैं और उनको उसको पचाने की क्षमता होनी चाहिए। HCl का जो pH होता है 1.8 होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय ये प्रवृत्ति का ये होता है। HCl की अधिकता से पेट की अम्लता बढ़ जाती है, जिसको कम करने के लिए क्षारीय पदार्थ जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का हॉल्ट वाइज, बेकिंग सोडा आदि का उपयोग करते हैं। जठर रस भी HCl से भी अम्लीय होता है जिसकी pH 1.5 से 2.5 तक होती है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग कुछ विभिन्न जठर ग्रंथियां देखेंगे। जठर ग्रंथियां जो है और इसके आगे का जो भी पोर्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि एक एक अगर हम लोग वीडियो करेंगे तो इस तरीके से काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। 32 पेज के ये PDF है और जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम वाला कंप्लीट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मैं आप लोगों के साथ में इसकी PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। आप लोग वहां से जाकर जो है वो जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी PDF को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। काफी लंबी वीडियो और काफी अच्छे तरीके से बनाई हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी जितनी भी क्लासेस है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।